एक चीज मैंने बोला था आप लोगों से क्या कि एक रैंडम टॉपिक उठा लिया करेंगे बीच में ना। तो नेक्स्ट 15 मिनट थोड़ा सा एक रैंडम टॉपिक को टाइम देते हैं। फिर उसके बाद अपना ये शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। रेडी? यस, नो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बताओ भाई। जैसे न्यूज में था। अभी मैं मंथली मैगजीन पढ़ ही रहा था, उसमें एक टॉपिक आया था आपका माइक्रो फाइनेंस। और एक आया था आपका के शेप्ड रिकवरी। अब है तो ये रैंडम टॉपिक ही आपके लिए, लेकिन प्रीलिम्स में भी आपको मालूम है रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल आपके सिलेबस में जैसे अकॉर्डिंग है वैसे ही स्ट्रक्चर में आएगा। तो इसके बारे में किस किस को आइडिया है? माइक्रो फाइनेंस के बारे में किसको आइडिया है? बताओगा कोई? नो आइडिया सर। हाँ जी। सर कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। और के शेप्ड रिकवरी के बारे में? सर हाँ जी। सर ये जो माइक्रो फाइनेंस है ये वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला होती है ना, जिसमें ये ऋण बचत जी बचत वगैरह बीमा वगैरह शामिल होती है, ये वही है ना? हाँ बेटा, फाइनेंस में वो सब आ जाता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ये सब जो होता है ये बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में होता है। बस इतना सही है। अभी सूक्ष्म। हुआ क्या माइक्रो फाइनेंस? यस। सर ये लो सूक्ष्म, इनकम हाँ, ग्रुप सूक्ष्म ऋण। ग्रुप हाँ जी। सर ये लो इनकम ग्रुप को वो क्रेडिट देते हैं क्या, बहुत मतलब हाँ। ट्रेडिशनल बैंक वगैरह जो होते हैं, मतलब बैंक वगैरह जो होते हैं यस यस वो। यस, बैंक नहीं, हाँ। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो देते हैं। चलो। बिकॉज सभी बच्चों को पता नहीं है तो फिर मैं क्रोनोलॉजी में थोड़ा समझा देता हूँ। ऐसी चीजें क्या है कि पढ़ते बीच बीच में मैं बताते रहूंगा, तो आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो आपके सामने टॉपिक आएगा तो आपके लिए बिल्कुल एलियन टॉपिक नहीं रहेगा। तो आप समझ पाओगे कि क्या चीज चल रही है। तो ऐसा है कि बांग्लादेश का न्यूज आया था, अगर आपने सुना हो तो। बांग्लादेश से एक नोबेल प्राइज मिला था किसी को। किसको मिला था मालूम? अभी नहीं मिला, पहले ही मिला था 2000 से पहले। उसी टाइम के आसपास। लेकिन उनको क्या है, जेल में डाल दिया गया है 6 महीने की। इसी फरवरी की ही न्यूज है। किसी ने नहीं पढ़ा? सर इन्हीं को ना जिनका आपने नाम लिखा है ये। मोहम्मद यूनुस। एक बात मोहम्मद बताओ यूनुस। भाई, तुम लोगों में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है रेगुलरली? मैं पढ़ती हूँ सर। श्वेता पढ़ती है, सर मैं तबस्सुम? पढ़ती हूँ। सर मैं न्यूज़पेपर यस नहीं सर। पढ़ता, बस वीडियोस देख लेता हूँ। मतलब एनालिसिस वीडियो। हाँ जी सर। अच्छा। और शोभा? या रेगुलर नहीं हो पाता। रेगुलर नहीं हो पाता। और बाकी तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो पूछना ही बेकार है। इन अ वे आप समझ के देखो कि भाई न्यूज़पेपर डेली पढ़ना जरूरी है। आपको कोई ऐसा टॉपर मेरे को, मतलब अगर एक होता है ना एक्सेप्शन, तो अगर आपको टॉपर्स के जब आप इंटरव्यूज देखते हो तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मिलता होगा जो बोलता होगा कि भाई मेरा तो बिना पढ़े काम चल गया। तो ये क्या है? अपवाद, एक्सेप्शन। बाकी मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। तो एक होता है ट्रेंड के हिसाब से चलना, और एक होता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट चलना, और एक होता है कि ट्रेंड में से ट्रेंड के अगेंस्ट, एक होता है ट्रेंड के साथ, और एक होता है बिल्कुल ही एक्सेप्शनली कुछ इधर उधर का करना। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है जो ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं। पूरी दुनिया अगर गोल्ड रश की तरफ भाग रही है सोना देखने के लिए, तो मतलब सोना खोदने के लिए, तो आपको भी सोना खोदने जाना चाहिए। कुछ होते हैं जो उसमें से एक्सेप्शंस होते हैं जो सोना खोदने वाले के लिए फावड़ा आ, बेचने लग जाते हैं। एक कहावत है कि जब दुनिया सोना खोदने भाग रही हो तो आपको फावड़ा बेचना चाहिए। फावड़ा मतलब वो जमीन की खुदाई करने वाला टूल। तो इन अ वे मेरा समझाने का मतलब यह है कि या तो ट्रेंड के हिसाब से चलो, या फिर बिल्कुल आपको फिर एकदम ऐसा बिल्कुल माइंड वाला होना चाहिए बंदा जो कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता है कि उसका किया हुआ सब कुछ फिट बैठेगा उसकी प्रिपरेशन में, एंड अल्टीमेटली ही विल अटेन हिज गोल। तो अगर आपको लगता है कि आप में ऐसा कैलिबर है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना है और आप अपने तरीके से हो जाओगे तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको श्योर नहीं है,
तो फिर जो सब कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो करना ही करना है। तो ये मान के चलो कि सबके सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप पहले ही मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को औरों के कंपैरिजन में एज से पीछे धकेल रहे हो। यानी जो एक एडेड सर एडवांटेज होता है ना, वो कम कर रहे हो अपना। बोलो। सर न्यूज़पेपर पढ़ के एनालाइज करना है या सिर्फ जस्ट रीड करना है? देखो, ऐसा होता है एग्जैक्टली। गुड। करंट अफेयर जो होता है ना, इसके करने के तरीके क्या है? आपको न्यूज़पेपर होना चाहिए, मंथली मैगजीन्स होनी चाहिए, बस ये दो चीजें करना काफी है। अब सर हाँ जी। सर जैसे हम लोग न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे सर ने उस दिन बोला भी था, तो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं बहुत सी चीजें, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन जो हाँ। योजना और ये कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आती है ना, मैंने एक देखी थी भैया की, जुलाई वो पिछले साल की दिसंबर की, 2023 हम्म। की। तो सर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मतलब हम एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और फिर दूसरे न्यूज़पेपर में हम नहीं देखते, क्योंकि हम पूरा दिन नहीं निकाल सकते। लेकिन जो मैगजीन्स होती हैं उनमें से बहुत सारे न्यूज़पेपर का इकट्ठा करके पूरा फैक्ट दे देते हैं। तो मुझे वो हाँ, मैगजीन्स न्यूज़पेपर से ज्यादा बेटर लगती हैं, लेकिन फिर सर ने बोला कि रेगुलर पढ़ो, तो फिर मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ रोज। देखो ऐसा है कि जो मैगजीन्स है, खासकर ये योजना और कुरुक्षेत्र, तो ये सब चीजें का क्या कहते हैं, ट्रेंड कब था? जब मंथली मैगजीन्स उतनी एडवांस नहीं थी कोचिंग्स की, जैसे विजन की या फिर राउस की। जो मंथली मैगजीन आज के टाइम पे आ रही है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको बेसिक्स भी मिल जाएगा, एडवांस टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, प्लस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। पहले की मैगजीन्स ऐसी नहीं होती थी, लाइक 2015 से पहले की। तो तब ये बहुत चलता था कि योजना, कुरुक्षेत्र, और तब इंटरनेट भी नहीं था, तो इतना ऑनलाइन इश्यूज जो होते हैं, मतलब जो न्यूज में चल रहे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन, उनके ऊपर वीडियोस नहीं होते थे। तो तब योजना कुरुक्षेत्र ज्यादा हेल्प करता था। बट अब क्या है कि अब आपके पास मंथली मैगजीन्स है, और इसमें आपको 90% चीजें मिल जाती हैं। इवन मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो मेंस से पहले कोई भी जीएस की बुक नहीं पढ़ते, कोई भी जीएस का कुछ नहीं पढ़ते, बस उनके माइक्रो नोट्स नोट्स हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ के जाते हैं। इवन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मंथली से ही काम चल जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया। अब इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट नहीं आते, या फिर इतना बेसिक कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन बेंच में कि वो आपको वैसे ही पता होगा। डिस्कस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था कुछ, या फिर एक आ गया था आपका इंटरजनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको जैसे अभी, हाँ अभी क्या बात कर रहे थे योजना मैगजीन्स की, तो आपको बता दिया कि योजना में जो आपको आर्टिकल्स मिलते हैं वो वेल एंड गुड होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इवन वो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, आईएएस या कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी उसमें लिख रहा होता है। इवन हर योजना के शुरुआत में ही एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं ना, एटलीस्ट नहीं पढ़ पा रहे हो कुछ भी तो वो पढ़ के जाओ। उसी में आपको इतना कंटेंट मिल जाता है कि भाई कोई हद नहीं। और उसे कोई ना कोई बड़ा प्रोफेसर, बड़ा कोई आईएएस लेवल रैंक का आदमी उसे लिखता है, तो वो कर सकते हो। बट योजना का एक ये फैक्ट है कि वो एक इशू को लेकर ही आ, आती है। फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट आ गया, तो आपका वो पूरा उसमें मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखोगे ध्यान से, तो उसमें बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल्स दे रखी हैं, जितना की जरूरत ही नहीं है। एक आंसर आपको लिखना है विमेन एम्पावरमेंट में, मान लो एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, अल्टीमेटली आपको वहां पर 150 या 250 वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें से आपको 50-60% तो कंटेंट आपके पास ही है। रही बात उसमें 30% या 40% एनरिचमेंट की, वो आपको मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचने के लिए बेस्ट बेस्ट ये है कि सिर्फ न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स पर ही रिलाई करो। न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन होता है ना, उसे पक्का ही पढ़ना है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ओवर एनालिसिस वीडियोस जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूट्यूब पे बनती हैं। अब एनालिसिस में क्या होता है, एक एडिटोरियल आ गया एक इशू के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे अभी फार्म प्रोटेस्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं। तो इसमें एक एडिटोरियल किसी बंदे ने लिखा, तो उसमें उसका एक पर्सपेक्टिव होगा, उसका नजरिया होगा उस इशू को देखने का। अगर हम उसको क्रूड फॉर्म में सिर्फ उस न्यूज़पेपर में ही जा करके पढ़ेंगे, तो उधर से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और एक चीज को पढ़ने के बाद उस चीज को ग्रास्प करने की एबिलिटी है, वो इम्प्रूव होगी। वो चीज आपको एनालिसिस वीडियोस में नहीं मिल रहा वहां पे। इवन ये भी होता है कि कभी ये वाला एग्जांपल देखा होगा कि ये लड़का ऐसे करके कम से कम 10 लोग लाइन में खड़े कर दो, तो कुछ है बात इसके कान में अगर कही जाए,
ये इसको बताएगा, ये इसको, तो देखोगे कि ये वाला जो बंदा है इसको कुछ और पता चलेगा एक्स, और बताया इसको वाई गया था। ऐसा कोई वीडियो वगैरह कुछ देखा है किसी ने? हाँ जी सर, ये कार्टून में है ना? देखा था एक नो बार। हाँ। सर। एग्जैक्टली। तो ये प्रैक्टिकली भी होता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि एडिटोरियल बनाया किसी ने, उसने अपना इशू को कुछ अलग तरीके से समझा बंदे ने जिसने लिखा, और इसको फिर एनालाइज करने वाला बंदे ने अलग तरीके से एनालाइज किया, और फिर उसके बाद आपने समझा उसको अलग तरीके से। तो जो ये था, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एज इट इज आ रही है डायरेक्टली, वो मॉडिफाई होके भी आ सकती है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है खुद पढ़ो। दूसरी बात है, इससे आपका क्या होगा, कम्प्रिहेंसिव स्किल बढ़ेगी, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। वहां पर आप जब पढ़ोगे ना एडिटोरियल, तो आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो सीखने को मिलेगा। इवन एडिटोरियल पढ़ पढ़ के ये एबिलिटी आ जाती है कि आपको एसेस के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी खुद की लैंग्वेज इतनी अच्छी फॉर्मल डेवलप हो जाती है कि आपका वो आंसर्स में ही रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। वो सब चीजें आपको एनालिसिस की वीडियोस में नहीं मिलने वाला। तो मेरा कहना है कि एनालिसिस वीडियो देखो, अगर आपको टाइम बचाने में और आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत है तो एनालिसिस वीडियो देखो। बट एडिटोरियल एटलीस्ट खुद पढ़ो डेली। और एडिटोरियल होते ही कितने हैं, 2 या 3 पर डे के। ये हो गया आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो मंथली मैगजीन होती है पिछले महीने की, एटलीस्ट ये पढ़ो। होती कितनी है, 120 140 पन्ने की। डेली 20 20 पेजेस भी पढ़ोगे तो 7 दिन में खत्म। तो मंथली मैगजीन ऐसे पढ़ो। फिर आती है इसके बाद PT 365। तो कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो पूरे साल भर कोई ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे ना मंथली पढ़ रहे, सीधा PT 365 पर कूद जाते हैं, अभी आने लग गई होंगी। PT 365 में होता क्या, प्रीलिम से रिलेटेड जो साल भर के फैक्ट होते हैं वो लिखे होते हैं। लेकिन भाई आप इनके फैक्ट्स और या इस इशू को कैसे समझोगे जब तक आपने मंथली नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? तो आपको ये PT 365 में केवल फैक्ट फैक्ट दिखाई देंगे, आप रिलेट नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो ये होता है प्रिपरेशन का, करंट अफेयर का जो क्रोनोलॉजी है। न्यूज़पेपर पहले पढ़ना है, उसके बाद मंथली मैगजीन पढ़ना है, और जब प्रीलिम से पहले का टाइम होगा, अभी ये मार्च स्टार्ट हो जाएगा ना, आने लग गई होगी आई गेस, इकोनॉमिक्स वगैरह की तो आ भी गई होगी। तो फिर उसके बाद इन पे आना है। ये हो गया आपका करंट अफेयर करने का तरीका। अच्छा, जो इशू की बात कर रहे थे अपन लोग, क्या कर रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो इसको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में ही। वो हुआ क्या है कि बांग्लादेश में एक जो नोबेल लॉरेट है, मोहम्मद यूनुस, इनको जेल की सजा हुई है। और इनके ऊपर मेनली मनी लॉन्ड्रिंग, या कह सकते हो आप कि मतलब पैसों का हेरफेर करने की इनके ऊपर आरोप लगा था। उसके बेसिस पे 6 महीने की सजा हुई है। लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि सजा हुई है कि नहीं। थोड़ा सा कोई एग्जाम के लिए याद रखना है तो ये याद रखना कि इनको इकोनॉमिक्स में, और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप जो डेवलप हुए हैं, बांग्लादेश एक मॉडल है। बांग्लादेश जो फेमस है वो उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए है। ऐसे चीज, अगर हम ऐसे चीज की बात करते हैं कभी भी, तो हम एग्जाम्पल जब देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो वो बांग्लादेश। तो इसको, इस आइडिया को जनरेट करने वाले यही थे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इनको सजा क्यों हुई, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने आइडिया क्या दिया था। तो आइडिया इन्होंने दिया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का। अब माइक्रो फाइनेंसेस होते क्या है कि छोटे छोटे, स्मॉल लोन की फैसिलिटी देना, स्मॉल इंश्योरेंसेस की फैसिलिटी देना, स्मॉल डिपॉजिट्स की फैसिलिटी देना। यही चीजें आ जाती है आपका किसमें, माइक्रो फाइनेंसेस में। अब स्मॉल 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 इनकी जरूरत क्या है? ऐसा होता है कि रिच होते हैं, मिडिल इनकम होते हैं, और पुअर होते हैं, और फिर इससे भी बहुत ज्यादा गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के पास कोलेटरल नहीं होता। कोलेटरल मतलब समझते हो सब? यस, नो? नो सर। नो सर। सर कोलेटरल वो मतलब जिसके होता है, बिहाफ पे लोन मिलता है ना, मतलब कुछ यस, देने दे के। हाँ, जो आप गिरवी रखते हो ना कोई चीज को लोन लेने के लिए, उसे कोलेटरल जी। कहते हैं। रिलेटेड PDF ऑफ PT 365 विल बी शेयर्ड विद यू। अच्छा सर की। तो जो कोलेटरल्स होते हैं, इन वो इनके पास नहीं होते। भाई वो गरीब क्यों है, उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास प्रॉपर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, मटेरियल चीज नहीं है।
तो जब उनके पास मटेरियल चीज नहीं है, तो कल के दिन अगर इन्हें पुअर से मिडिल इनकम की तरफ बढ़ना है, अल्टीमेटली इन्हें क्या रिच बनना है या फिर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है, सर्वाइव करना है, तो इन्हें कुछ काम करना पड़ेगा। या तो एम्प्लॉयमेंट को गेन करें या फिर कुछ अपना कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी शुरू कर दें, कोई बिजनेस की कोशिश करें। तो उसके लिए क्या होता है, बैंक जाते थे ये लोग, और ऐसे एसबीआई या फिर बड़ी बैंक के पास गए, तो ये लोग मांगते हैं सीधा सीधा क्या, कोलेटरल। बट इनके पास तो है नहीं, तो ये लोग क्या है, इससे वंचित रह जाते थे। तो इसके लिए फिर ये कंसेप्ट आया था माइक्रो फाइनेंस। इसमें कहा गया कि इन लोगों को जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े लोन दो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा लोन दे रहा है बैंक, इसलिए तो कोलेटर मांग रहा है। अभी तुम किसी को 2 लाख रुपए उधार दोगे, तो उससे बोलोगे ना भाई कुछ दे जा। वहीं पर किसी दोस्त को 500 रुपए दोगे, तो उससे बोलोगे क्या कि भाई कुछ बदले में दे रहा है क्या? नहीं दो, मतलब नहीं बोलोगे उससे। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं जो कि छोटे लोन्स देते हो, 1,000, 2,000, 10,000। इंडिया में भी एक ऐसा ही चलता है, एमएसएमई लेवल पे, या फिर मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए भी चलता है। किसी को कोई एक स्कीम याद आ रही हो तो प्लीज बताओ इस तरीके की, जहां पर लोन दिया जाता है, छोटा दिया जाता है, मतलब में कोई कोलेटरल नहीं मांगा जाता, कोई गिरवी करने सर की चीज नहीं मांगी बिहार जाती। में सर यस। बिहार में ये क्या कहते हैं उसको, समूह योजना है वो वाला। समूह। यस सर, ठीक है। जीविका वाला, जीविका समूह होता है ना, वही वाला। गुड। तो मतलब अब मेरे को नहीं मालूम, स्टेट लेवल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बच्चों को आइडिया है। तो स्टेट लेवल्स पे भी ये चल रहे होते हैं ऐसे ही। इंडियन के मतलब नेशनल लेवल पे अगर बात करी जाए, तो मुद्रा लोन किसने पढ़ा है अभी तक? कोई पढ़ा है कि मुद्रा योजना, स्वनिधि प्रधानमंत्री, योजना यस पड़ी सर, थी। यस। यस सर, पढ़िए। है ना? तो मुद्रा में भी होता है ना, शिशु, तरुण, और क्या था एक, किशोर। ये 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं विदाउट कोलेट्रल। तो इंडिया में भी ये चीज चलती है। तो होता क्या है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं जो कि इन लोगों को छोटी छोटी लोन देते हैं, या फिर इन लोगों को इंश्योरेंस की इंश्योरेंस देते हैं, लोन देते हैं, या फिर इनको डिपॉजिट करने की भी फैसिलिटी देते हैं। अपने यहाँ जैसे सर पेमेंट अभी बैंक है। यस। सर अभी सुमंगला योजना के तहत भी तो ऐसे ही लोन दिया जा रहा है, बिना किसी गारंटी या बिना किसी गिरवी चीज के। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब कोई कोई है कि सिर्फ विमेन को टारगेट कर रहा है, कोई है जो कि सबको टारगेट कर रहा है, कोई है कि जो मतलब बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं, SC ST, ट्राइबल्स, इनको टारगेट कर रहा है। तो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन कोर एसेंस यही है कि छोटा इंस्टीट्यूट होगा, छोटा इंस्टीट्यूट छोटे लोगों को, मतलब गरीब लोगों को छोटे छोटे लोन्स देगा। यही इसका काम होता है। तो अब इसमें बात आती है कि इसमें क्या ऐसा इनोवेटिव चीज थी? इसमें इनोवेटिव चीज ये थी कि इन लोगों को जिनको ये लोन दिया गया था, इन लोगों का जो इनकम लेवल है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ था बांग्लादेश में। और बहुत अच्छे लेवल पर लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकलने का, यानी कि एक गरीब तबके में से निकल के मिडिल क्लास में पहुंचने का मौका मिला था। तो इतना अच्छा अगर मॉडल वहां पर था, तो वही चीज इंडिया में भी जनरेट करने की कोशिश की गई है। इसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, SHGs होते हैं, कोऑपरेटिव्स बनाए जाते हैं, और फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट तो है ही है। लेकिन जब हम ये इकोनॉमिकल लेक्चर पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा ध्यान से अगर मतलब डिटेल में कवर करेंगे। एक ये हो गया, इसको ध्यान में रखना। और एक होता है के शेप्ड रिकवरी के बारे में। किसने पढ़ा है के शेप्ड रिकवरी? नो नो सर। सर। अच्छा, कोविड का टाइम किस किस को याद है? सर सबको याद है, ऐसा टाइम सर वो कभी ना तो आएगा। शायद वी शेप हुई थी ना, जो रिकवरी हुई नहीं, थी। अब वही है, इसी के ऊपर डाउट चल रहा है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इसको शुरू से करते हैं। देखो, जैसे ये है, इंडियन इकोनॉमी है। अब हो क्या रहा था कि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ये था, ये लगभग तुम्हारा 2000 से 2008 के आसपास तक की बात मान के चलो। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट पता है ना सबको क्या होता है, कि हमारे जो देश की जो GDP है, वो GDP कितना परसेंटेज से हर साल ग्रो कर रही है, उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहा जाता है। कभी GDP ध्यान में देते हैं, मतलब पूरा नेशनल लेवल के लिए। सेक्टर वाइज जाना हो तो फिर GVA होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस बेसिस पे चेक किया जाता है।
इस चीज को बाद में समझेंगे, अभी बस ग्रोथ रेट को ऐसा समझो कि जीडीपी कितना बढ़ रही है। तो 2000 से लेकर 2008 के आसपास तक जीडीपी अच्छी खासी बढ़ रही थी। फिर 2008 में अचानक से जीडीपी गिरी। किसी को मालूम है इस टाइम में क्या हुआ था, 2008 2009 के बीच में? सर ग्लोबली वो क्राइसिस आ गया था ना वर्ल्ड में। हाँ, यहाँ पर आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफआई। इसमें लेमैन ब्रदर करके एक मतलब ब्रदर करके एक मतलब क्या कहते हैं, एक क्लस्टर था कंपनीज का, कि उन लोगों का इन्वेस्टमेंट था, उन लोगों का रियल एस्टेट था। अचानक से यूएसए में वो बैंकरप्ट हो गया था। उसकी वजह से जो वहाँ के जो लोन्स दे रखे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे लोगों को, वो डिफॉल्ट होने लग गए थे, यानी कि उसका रिटर्न नहीं आने रिटर्न आना बंद हो गया था। और उसका जो इफेक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी पे भी बराबर पड़ा था। इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझो कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा और 2008 के बाद गिरा। फिर 2008 के बाद से फिर रिकवर होने लग गया। फिर 13 के आसपास थोड़ा सा डाउन हुआ था, 11 तक पड़ा था शायद, 11 12 तक। उसके बाद फिर थोड़ा डाउन हुआ था। फिर 2014 के बाद से थोड़ा सा बढ़ा, और फिर 19 तक आते आते वो गिरने लग गया था, जीडीपी की ग्रोथ रेट। और फिर 2020 में क्या हुआ, यहाँ पर एक और चीज है, ये जो गिरना शुरू हुआ था इसी समय पे आपका क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी 2016 के आसपास ही हुई थी शायद, 2016 18 जो भी है। फिर उसके बाद से जीडीपी यहाँ पर गिरा। फिर 2020 में यहाँ पर आपका क्या आ गया था, कोविड, लॉकडाउन हुआ। फिर जीडीपी और धड़ाम से गिरा, और फिर यहाँ से इम्प्रूव हुआ। फिर दोबारा से लॉकडाउन हुआ था, 2 लॉकडाउन लगे थे, याद है सबको? यस सर। फिर दूसरी बार गिरी थी जीडीपी। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा रिकवरी फेस चल रहा है एट प्रेजेंट। तो ये तो जीडीपी की जो ग्रोथ है, ये कभी भी ऐसे नहीं होती, ऊपर नहीं होती, ना कभी बिल्कुल गिरती है। इसका साइकिल्स होते हैं कि जीडीपी एक टाइम तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद वो गिरेगी, फिर बढ़ेगी, और फिर गिरेगी। इसे बूम बस्ट साइकिल बोला जाता है। यहाँ पर जीडीपी क्या कर रही है, बूम पीरियड में है, यानी कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर ये जब इस पीरियड को खत्म कर देगी, फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो जीडीपी गिरना शुरू होगी एक पीरियड तक। इसे बस्ट साइकिल बोला जाता है। ये सब मैं इसको आपको वर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, ये आपके न्यूज़पेपर में रेगुलरली आते रहते हैं। तो ये बूम पीरियड हो गया। बूम मतलब फूलना, बढ़ना, है ना, स्लैंटिंग, मतलब एकदम तगड़े तरीके से ग्रोथ होना। और बस्ट मतलब एकदम गिरना। ग्राफ का मतलब समझते जाना, ये ऊपर उठ रहा है, ये गिर रहा है। फिर जीडीपी यहाँ से फिर उठेगी और फिर गिरेगी। इसी को बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस में भी ये पैटर्न चलता है कि वो बिजनेस एक पीरियड तक ग्रो करेगा, फिर उसके बाद वो फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू करेगा। तो ये तो होता है क्या, नेचुरल साइकिल, कि ये तो भाई नेचुरली है, इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं बीच में, जहां पर ये जब जीडीपी है यहाँ पे ये उठ रही है, तो उठने की बजाय ये अचानक से गिर जाए, या फिर ये गिर रही है तो जितना एक्सपेक्टेड था गिरना, उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाए, फिर उधर से रिकवर करना शुरू करे। तो ये जो पीरियड्स होते हैं ना, इनको 2 3 वर्ड से डिफाइन किया जाता है, या तो इसे रिसेशन बोलते हैं, या फिर इसे डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबके सब बच्चों बोलो यार, रिसेशन या डिप्रेशन। ठीक है, ये 2 चीजें। यस अब सर। रिसेशन और डिप्रेशन में अंतर क्या होता है, इसको समझो। आप ये समझ लो कि जीडीपी ये बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलोगे, कि अप ट्रेंड चल रहा है जीडीपी का। क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, यानी उठ रही है। जो फिगर्स आते हैं ना, कि 2024 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका टारगेट है 7.3%, यानी कि एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतने परसेंट से जीडीपी ग्रो करेगी। 2022 का कुछ बोलेगा कोई कि 23 का बोलेगा कोई कि 5 5.5 6% से ग्रो कर रही है। तो ये क्या है, ये एस्टिमेट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये उठेगी जीडीपी। तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब होगा क्या इसके बाद, कि आइडियली नेचुरली तो ये नीचे आनी चाहिए, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि कोई एक इवेंट आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेमन ब्रदर्स वाला, यहाँ पे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये गिरनी तो ये इतनी चाहिए थी केवल,
अगर इसको साइकिल भी समझा जाए तो उठी ये इतनी आनी चाहिए थी, फिर ऐसे ही वापस लौट जानी चाहिए थी, लेकिन इस लेवल से भी ये और नीचे चली गई। तो ये जो पीरियड होता है इसे रिसेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिसेशन। इन जनरल क्या है रिसेशन, इसके लिए है वर्ड, ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे गई। तो एक पीरियड ऐसा, 2 क्वार्टर को, लाइक 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक अगर कोई जीडीपी डाउन ट्रेंड में चल रही है तो उसे रिसेशन बोला जाएगा। इस समय जीडीपी में ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और इंडस्ट्रीज उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही होगी, और इसी का इम्पैक्ट पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट पे। कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, लोग है ना गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर सेविंग्स में ज्यादा जा रहे हैं, या फिर कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब इनसे इम्पैक्ट करता है। तो ये होगा रिसेशन। आपको समझ में आया? रिसेशन मतलब सिंपल कि जब जीडीपी नीचे गिर रही हो, और नीचे गिरने के बाद वो उसी फेज में ज्यादा लंबे समय तक रुक जाए, उसे क्या बोला जाएगा? रिसेशन। और रिसेशन के अलावा फिर आता है दूसरा वर्ड, डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड होता है इसी रिसेशन का एक्सट्रीम फॉर्म के लिए, कि जब रिसेशन बहुत ज्यादा, मतलब रिसेशन में होता है क्या कि जीडीपी मान लो कि तुम्हारा गिरी 8-10, जैसे 7-8% बढ़ती थी, उसकी जगह 8-10% गिर गई, तो वो हो गया रिसेशन पीरियड। लेकिन डिप्रेशन पीरियड क्या होता है? जब ये रिसेशन पीरियड भी और ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाए, जो कि यहाँ पे हुआ था ये। और वही चीज आपको यहाँ पे दिखी। इकोनॉमी में बहुत लोगों ने बोला कि ये, अभी इसी के ऊपर विवाद चल रहा है कि भाई ये जो पीरियड था कोविड के टाइम वाला, ये रिसेशन था कि डिप्रेशन था। बिकॉज रिसेशन का मैंने क्या बताया आपको, 6 महीने तक रुकना, जीडीपी का गिरना। डिप्रेशन का तो 6 महीने से भी ज्यादा तक गिरना और रुकना होता है नीचे की तरफ। लेकिन कोविड में क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन हटा वैसे ही इकोनॉमी ऊपर गई थी, फिर उसके बाद दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर नीचे गिरी थी, लेकिन फिर जैसे ही हटा फिर ऊपर गई थी। तो अभी डिबेट चल रही है इसके ऊपर कि हम पीरियड के हिसाब से माने, या फिर कितनी गिरी इसके हिसाब से माने। ये जनरल कंसेप्ट है। अब किस किस को समझ में आया, किस किस के ऊपर से गया? मेरे ऊपर से गया। सर आया सर समझ में। मेरा भाई ऊपर कितनी से जोड़ी गया। गया बात सर है समझ। यार। मेरा ऊपर से गया। मुझे सर थोड़ा आ थोड़ा गया समझ समझ में। आया। यस सर आ किसके गया। ऊपर से गया? हाँ जी। आ गया सर, समझ में आ गया। आ अच्छा, गया सर। ज्यादातरों को आ गया। सर सर मुझे जापान भी में आया, किसी थोड़ा को सा नहीं समझ। समझ सर आया। नहीं ठीक है। आया। सर मुझे नहीं आया। सर मुझे नहीं आया। ओके ओके बेटा, समझ गए। देखो सिंपल सा है, जवाब दो। आप वही हो क्या, अंतिम हो क्या? अंतिम नहीं है, नहीं सर, नायत मैं है आई गेस। तरन्नुम जो भी है। तरन्नुम हूँ। सर मैं तरन्नुम। देखो अच्छा तरन्नुम, ठीक है। अब सीधा सीधा समझाता हूँ और ठीक से समझो। जब भी ऐसे समझो कि कभी भी इकोनॉमी ना सीधी सीधी उठती नहीं है, या फिर सीधी सीधी गिरती नहीं है। इकोनॉमी के साइकिल्स होते हैं, उठती है, फिर उसके बाद गिरती है, फिर उठती है, और फिर गिरती है। और यही बिजनेस में भी होता है कि ग्रोथ दिखेगी, और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, फिर ग्रोथ आएगी, ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे गिरेगा। यानी कि जीडीपी के ऊपर भी ऐसे ही ये रूल अप्लाई होता है कि जीडीपी एक टाइम तक बढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी। तो ये होता है नेचुरली, कि नेचुरल साइकिल बोला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्राइसिस इवेंट आ जाते हैं, जैसे युद्ध हो गया, या फिर कि कोविड आ गया, या फिर कोई क्राइसिस आ गया, इंटरनेशनल क्राइसिस आ गया। कोयले का, सॉरी, फॉसिल फ्यूल्स का आया था, पेट्रोलियम क्राइसिस आया था 1980s के टाइम पे, 1990s में भी आया था। तो ये जब क्राइसिस आता है, क्राइसिस मतलब समझते हो ना, कि कोई ऐसी घटना घट जाना जिससे कि लोगों का भरोसा हट जाए कि भाई अपनी इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बाहर निकलने लग जाते हैं। तो आप सुनते होगे कि शेयर मार्केट गिर गया बहुत बुरी तरीके से, और क्या वो कहते हैं कि जीडीपी उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रही है। और होता क्या है कि जितनी गिरनी चाहिए थी, आइडियली ये गिरनी तो चाहिए थी, लेकिन ये गिरने की बजाय
ये और ज्यादा गिर जाती है, मतलब इस लेवल पर गिरने की बजाय ये और नीचे तक आ जाती है। और इस ये चीज एक देश के लिए सही नहीं होता। वजह क्या है कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल, कहीं कहीं सब बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया हो जाना, इस तरीके के इवेंट्स दिखाई देते हैं। तो इसे, ये जो गिरना है, इसके लिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रिसेशन और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन रिसेशन का ही एक्सट्रीम फॉर्म हो गया, यानी कि ये छोटा हाथी है और ये बड़ा हाथी है, मतलब लेकिन काला हाथी है, नेगेटिव। ठीक है, तो रिसेशन के टाइम की डेफिनेशन होती है कि 2 क्वार्टर तक, 2 क्वार्टर तक, साल को अगर क्वार्टर्स में डिवाइड करो तो क्वार्टर क्या होता है, 1/4। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी 3 मंथ्स को एक क्वार्टर बोला जाता है। तो जब 2 क्वार्टर तक, यानी कि 6 मंथ्स तक लगातार अगर इकोनॉमी रिकवर नहीं कर रही है, नीचे ही गिर रही है और उधर ही 6 महीने तक रुकी हुई है, तो उसे रिसेशन बोलोगे। और अगर ये इतना भी गिरने की बजाय और ज्यादा नीचे गिर जाए और ज्यादा लंबे समय तक, इसका कोई टाइम टाइम पीरियड नहीं है डिप्रेशन, अगर कितने समय तक रुकी रहेगी, हो सकता है कि ये 2 महीने में रिकवर कर जाए, और हो सकता है कि इसको 2-2 साल भी लग जाते हैं, जैसे अभी अर्जेंटीना चल रहा है उस स्टेज पे, उसको कई साल हो गए हैं, वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो ये डिप्रेशन का पीरियड ऐसा होता है जहाँ पर कि रिसेशन से ज्यादा जीडीपी गिरती है और रिसेशन से ज्यादा समय तक जीडीपी उसी लेवल पे बनी रहती है। इतना सा कंसेप्ट है, ये समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना? हम्म। तो अब हो क्या रहा है, ये जो मैंने बनाया आपको ग्राफ, इसको समझो कि जब ऐसे गिरा, इकोनॉमी बढ़ी, फिर गिरी, लेकिन अब इसके बाद ये क्या है, वापस ऊपर जाएगी, तो इसे क्या बोला जाएगा, रिकवरी फेज बोला जाएगा। आइडियली अप ट्रेंड बोला जाता है, लेकिन अप ट्रेंड कब बोला जाता है, जब एक नॉर्मल साइकिल चल रहा होता है ना, कि नॉर्मली ऊपर गई, फिर नॉर्मल ही लेवल पर नीचे गिरी, फिर नॉर्मल लेवल पे ऊपर आई। तो जब नॉर्मल से ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड बोलोगे। लेकिन जब गिरी थी, वो नॉर्मल ना गिर करके बहुत नीचे गिर गई, जितना उसका लेवल होना चाहिए उससे भी नीचे, तो यहाँ से जब वापस जाएगी तो इसको रिकवरी फेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिकवरी फेज। कि वापस इकोनॉमी फिर से रिकवर कर रही है, यानी कि जिस स्टेज पे पहले थी, इस वाले पे, इसी पर ही ये यहाँ पर वापस आने की कोशिश कर रही है। आया समझ में? यस, यस नो? सर। तो आगे बढ़ा जाए। हम्म। अब रिकवरी जो यस होती है ना, सर। वो के टाइप्स होते हैं। गुड। रिकवरी का टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है के शिफ्ट रिकवरी, एक होता है यू शिफ्ट, एक होता है वी शिफ्ट, एक होता है डब्ल्यू शिफ्ट, और एक होता है एल शिफ्ट। तो ये वाला जो टॉपिक है वो मेरे को इसीलिए पढ़ाना था बिकॉज के शिफ्ट रिकवरी के ऊपर अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इकोनॉमिक्स के बीच में, कि कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे इंडिया में रिसेशन का फेज आया, डिप्रेशन नहीं आया लेकिन रिसेशन आया। अब जब रिसेशन आया तो उसके बाद अब अपना क्या है, ये रिकवरी फेज चला 2021 के बाद से 2022-23 में। अब 24 में जो जीडीपी है वो अच्छे लेवल पे वापस आ चुकी है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो हमारी रिकवरी हुई है, ये कैसी रिकवरी हुई? क्या ये रिकवरी जो हो रही है ये सबके लिए एक ही जैसी हो रही है? एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। ये किस किसको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी को पता है? यस सर। यस सर। बताओ जरा, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में, क्या क्या आता है? सर प्राइमरी सेक्टर जो जैसे एग्रीकल्चर हो गया। सेकेंडरी में? सेकेंडरी में सर प्रोसेसिंग। और टर्शियरी में? सर टर्सरी में सर्विस सेक्टर। ठीक है, मतलब कोई भी एक इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी मतलब समझते हो ना सब, अर्थ अर्थ मतलब एक देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था। स्ट्रक्चर होता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। यस, अर्थव्यवस्था। तो जो इकोनॉमी होती है उसके, मतलब वैसे डिवीजन किया जाए कि उसमें इकोनॉमी में क्या है कि एक एक्टिविटीज होती रहती है पैसों की लेन देन की। तो वो लेन देन जो होता है, कुछ प्रोड्यूस करोगे, कुछ बेचोगे, या फिर कुछ सर्विसेज दोगे, उसके बाद उसे बेचोगे, कुछ इनकम होगी, तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है।
कुछ को बोला जाता है प्राइमरी, कुछ को बोला जाता है सेकेंडरी, और कुछ को बोला जाता है टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जो रॉ मटेरियल पैदा करती हैं, जो जमीन से निकाली जाती हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, या फिर माइनिंग होता है। माइनिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल निकाला जाता है, आयरन ओर, कॉपर ओर, ये सब निकाले जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर। इसके अलावा आता है फिर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी का जो सामान होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, इसी को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मतलब कि और एक अच्छे माल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे रबड़ निकाला प्राइमरी में, अब उसको टायर बनाना है तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। इधर क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। और ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं, ये जो प्राइमरी सेक्टर का जो सामान आया उसी को कन्वर्ट कर रही हैं एक और अच्छे प्रोड्यूस में। लोहे से कार बनाना, लोहे से मशीन बनाना। तो लोहा क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का काम, माइनिंग से निकला। और जब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा तो उससे लोहे से क्या बनेगा, कुछ पिलर्स बन सकते हैं, कोई ट्रैक्टर बन सकता है, बहुत सी चीजें। यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है टर्शियरी सेक्टर, इसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, टीचिंग, और जितने भी ऐसी चीजें जो शायद हमें फिजिकली देखने को नहीं मिलेगी। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो वो एक प्रोफेशन है, टीचिंग कर रहे हैं, तो एक फैक्ट्री के फॉर्म में नहीं दिखेगी, लेकिन वो क्या है, एक सर्विस है, उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है। मैनेजमेंट की जॉब हो गई, उसे भी टर्शरी में काउंट किया जाता है। हालांकि मैनेजमेंट के लिए एक और नया सेक्टर खोला, मतलब बताया जा रहा है, उसे क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है। बट ये सब बाद में, अभी इतना ये बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो बात ये हो रही है कि जब इकोनॉमी ऊपर उठ रही है, यहाँ से क्या कहते हैं, डिप्रेशन से, फेस से वापस उठ रही है, तो क्या ये सभी सेक्टर बराबर उठ रहे हैं? प्राइमरी भी बराबर उठ रहा है, सेकेंडरी भी उठ रहा है, टर्शरी भी बराबर उठ रहा है क्या? क्या लगता है, सब में ग्रोथ बराबर है? नो सर। नो नहीं। सर। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर की जो इनकम है वो उतनी बढ़ी है कोविड के बाद जितनी बढ़ी है? क्या उतने किसान की भी बढ़ी है क्या? नहीं ना। नो नो Yes, sir. है ना। तो ये है कि क्या ये सेक्टर सबके सब बराबर उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे। उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे, इसी के ऊपर डिबेट चल रही है कि ये जो रिकवरी हो रही है, इस रिकवरी का फायदा किसको मिला। एक आपने सुना होगा कि कोविड का टाइम पे आ, मतलब गरीब और गरीब हो गया, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। ये कम से कम सुना होगा लोगों से आपने। ये अडानी है वो, मतलब टॉप 3 में आ गए थे शायद, टॉप 3 या टॉप 5 में। मालूम होगा, ये न्यूज में देखा था कि ग्लोबल जो Yes, sir. मतलब सबसे अमीर लोगों यस की सर, लिस्ट होती यस। है उसमें, है ना। तो वो कोविड के पीरियड के बाद वो इतना ऊंचा जंप मार रहे हैं। क्या किसान की भी आय अडानी के ही रेट से बढ़ी थी क्या? नहीं। तो इसी के ऊपर डिबेट चल रही है कि जो रिकवरी है ये कैसी है, के है, वी है, डब्ल्यू है, एल है। अब ये बता देता हूँ कैसे। इसको ध्यान से सुनना ना, इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ये मेरा जोन ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, बस मेरे को एक रैंडम टॉपिक पढ़ाना था, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है, ये हो गया आपकी इकोनॉमी जो पहले उठ रही थी। ये क्या हो गया, उठ रही थी, कुछ आया इवेंट, उसके बाद गिर गई, और फिर ये दोबारा से उठ गई, और फिर अपने रास्ते पे चलने लग गई। ठीक है, तो ये आपको शेप कैसा दिख रहा है? ये आपको शेप कैसा दिख रहा Sir, इधर we. है सर। है? वी दिख रहा है, यस सर। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, वी शेप रिकवरी। यानी कि इकोनॉमी उठ रही थी, एक लेवल पे पहुंची, उसके बाद वो गिरी, गिरने के बाद एक लेवल पे आ गई, और फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर उठी। वो वापस लौट के नहीं आई, वो वापस लौटने की बजाय सीधा ऊपर उठी, और वहीं से फिर अपने रास्ते पे चल पड़ी। तो एक उसने ट्रेंड बना दिया, उसे कहा जाएगा वी शेप रिकवरी। ठीक है। ये वाला फेज होता है रिकवरी का, बता दिया आपको कि यहाँ पर ये ग्रो कर रही थी, इधर गिरी थी, इधर रिकवर कर रही थी। ठीक है, सबको क्लियर, वी शिफ्ट, यस नो? यस Yes, sir. सर। तबस्सुम? यस सर। हाँ, तबस्सुम क्लियर है आपको, यस नो? यस सर। ठीक है। और वी शिफ्ट के बाद आ जाती है फिर ऊपर उठी इकोनॉमी,
ये दूसरा केस है। रिसेशन आया, गिरी, फिर एक बार उठी, फिर गिरी, फिर उठी, और फिर अपने रास्ते पे चल पड़ी। तो क्या शेप मिल रही है यहाँ पे? डब्ल्यू सर। W। ये डब्ल्यू बन गया ना? तो इसे क्या बोलोगे? डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। ये कब होता है? ये तब होगा जब इकोनॉमी इस लेवल पे आई, यहां से गिरनी शुरू हो गई, फिर इधर आ गई गिर के, फिर यहां से उठनी शुरू हुई, इस लेवल पे आई, लेकिन फिर अचानक से कोई क्राइसिस आ गया, या फिर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे उठने की बजाय वो फिर गिरी, फिर नीचे आई, लेकिन फिर इसके बाद इसने रिकवरी कर ली, तो ये वापस अपने रास्ते पे चले गई। तो ये हो गई डब्ल्यू शिफ्ट। ये गई, गिरी, ऐसे आई, फिर चली गई। ये शेप किस जैसा दिखता है आपको? सर यू से। यू शेप यू सर। शेप। यू शेप सर। यू शेप बन रहा है ना? ठीक है, ये हो गया आपका यू शेप्ड रिकवरी। इसका लॉजिक क्या है? ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ये असलियत में कैसा है कि एक ग्राफ अगर मैंने बनाया है, सबको ग्राफ के बारे में तो पता होगा ना कि ग्राफ के दो एक्सेस होते हैं, एक कुछ और दिखाता है, एक कुछ और दिखाता है। इस तरफ होता है आपका यस टाइम, सर। ठीक है, यानी ईयर, और इस तरफ होता है आपका ग्रोथ रेट। तो अब ग्रो कर रही है और गिर रही है, तो इतने से इतने टाइम में क्या हुई? ग्रो करी और गिरी, और इतने से इतने में क्या हुई कि इतनी ग्रो करी और इतनी गिरी। अब यही वाला जो फिगर है वो मैं यहाँ पे बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये गई, नीचे गिरी, फिर ये, और फिर ऊपर गई, तो ये यू शेप्ड है। अब हुआ क्या कि ये वी से कैसे अलग है? वी में भी तो क्या हुआ था कि ऊपर उठी थी, एक बार नीचे गई थी, फिर यहां से ऊपर उठ गई थी। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे गिरी, लेकिन ये जो उठने में ना इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि यहां से लेकर इतना टाइम इसने ले लिया। देख पा रहे हो ना? वहीं पर यस ये यस सर। सर। वी शेप होता, तो वी शेप क्या करती? ऐसे गई, ऐसे गिरी, ऐसे उठी, और ये। तो यहां पर जो इसने टाइम लिया वो इतना लिया, और इधर कितना लिया? इतना लिया। किसने ज्यादा टाइम लिया, यू ने कि वी ने? फिर यू। यू ने। यू ने सर। यू ने सर। यू ने। तो जब भी आपके रिसेशन के बाद जब रिकवरी कर रही है इकोनॉमी, और उस रिकवरी में टाइम ज्यादा ले ले, तो उसको बोलोगे आप यू शेप्ड रिकवरी। और जब वो इकोनॉमी रिकवरी में टाइम कम ले और धड़ाम से ऊपर, धड़ाम से नीचे गिरे और एकदम झटके से ऊपर उठ जाए वापस, उसे बोलोगे वी शेप। जब भी इकोनॉमी गिरी, उसके बाद ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से गिरी तुरंत ही, और फिर उसके बाद जाके ऊपर हुई, तो दो बार गिरी, एक बार यहाँ गिरी थी और एक बार यहाँ गिरी थी, और दो बार उठी, एक बार यहाँ उठी और एक बार यहाँ उठी। तो ये हो जाता है डब्ल्यू शेप रिकवरी। इसके बाद आ जाता है जो हम मेन बात कर रहे थे, अच्छा एक एल शेप रह गया। एल शेप भी समझ लो, एल शेप और यू शेप में कोई खास अंतर नहीं है। ये होता है, ये हो गया, ऐसे आई, और फिर ये ऐसे गई, और फिर मतलब ऐसे आई, और फिर ऐसे गई। समझ में आया? तो ये क्या है आपका? एक एल बना दिया यहाँ से, ये इस तरीके का। तो हुआ क्या कि आइडियली ये इकोनॉमी यहाँ से ऐसे चलते चलते ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से गिरने के बाद फिर ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये जो गैप आ गया, यानी कि इकोनॉमी कभी भी उस पुराने लेवल पे नहीं पहुंची। ये हो गया पुराना लेवल इकोनॉमी का, कि ये चल रही थी इकोनॉमी ऐसी, लेकिन गिरने के बाद ये इकोनॉमी ऐसी चल रही है अब, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे मान लो कि ग्रोथ रेट यहाँ पे इतनी अलग थी, ये वाली थोड़ी कम होगी, लेकिन रिकवर तो किया, लेकिन वो जो पुरानी स्टेज, पुराना जो एस्टिमेट था कि ऐसे चलेगी जीडीपी, उस स्टेज पे वापस नहीं पहुंच पाई। पहुंचेगी कभी जा करके आगे, लेकिन अभी तो काफी लंबे टाइम से नहीं पहुंची, तो इसे बोला जाता है एल शेप। तो ये वाली काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, बिकॉज चलो गिरना तो पता है सबको कि गिरेगा, कभी ना कभी तो इकोनॉमी गिरेगी,
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस बच्चों। यस सर, आ रही यस है। सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, और स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। तो एल में और यू में क्या अंतर था? जैसे वी और डब्ल्यू का बता दिया। एल और यू में क्या अंतर है कि यू ये थी, ऊपर गई, गिरी, फिर लंबा टाइम ले लिया थोड़ा, लेकिन ज्यादा भी लंबा टाइम नहीं लिया, और फिर वापस उसी लेवल पे आ गई कि ऐसे चलनी चाहिए थी और इसी लेवल पे ही ये चल रही है। लेकिन इकोनॉमी ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे गिरी और फिर वापस इसी लेवल पर ना जाके इसी लेवल पर चलने लग जाए। तो ये इसने इतना लंबा टाइम ले लिया लेकिन ये वापस इस लेवल को नहीं पकड़ा। तो इसे क्या बोलोगे? एल शेप्ड रिकवरी। अल्टीमेटली हो क्या रहा है इधर देखने में कि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है कि इकोनॉमी वापस उसी लेवल पे आ जाए। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, या फिर मार्केट में लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खरीदने की। तो जब ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जब कम खरीदेंगे, कम प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी घटेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीडीपी वापस उसी खरीदने और उसी बेचने के लेवल पर वापस नहीं आ रही है। ये हो गई एल शेप, यू शेप, वी शेप। अब आ जाता है के शेप, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी को लेकर डिबेट चल रही है वो के शेप पे ही चल रही है। रीजन क्या है? ये रही अपनी जीडीपी जो 2020 से पहले ग्रो कर रही थी, उसके बाद 2020 में गिरी, फिर उसके बाद उठी, और फिर वापस ये आ गई। तो कई इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो वी शेप रिकवरी है, बिकॉज हमारे जो पहले की ग्रोथ रेट थी उसी ग्रोथ रेट पर वापस इकोनॉमी आ गई है। लेकिन कई लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि इसे हम वी शेप ना बोल के इसे हम के शेप बोलेंगे, कि एक तो इकोनॉमी आई और उसने क्या किया, ऐसे करके वापस उसी लेवल पे आकर के ग्रो कर गई। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो कि ग्रो नहीं कर पाए, तो इसने एक कैसा बना दिया शेप, के जैसा। देख पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये आई, ये गिरी, और ये, तो ये जैसे के बनता है ना, ऐसे, तो उसी तरीके का बन गया। तो इसमें इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पर इतने में जब ये इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो जो मैंने आपको अभी सेक्टर्स बताए, मैं एक ब्रॉड एग्जांपल दे रहा हूँ। होने के लिए इसमें बहुत चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर की बात करी ना मैंने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, और जो होटल सर्विसेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो एक सर्विसेज सेक्टर हो गया। तो ये तीनों के तीनों सेक्टर यहाँ पर ग्रो कर रहे थे ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि जब रिसेशन आया, तो रिसेशन आने पे ये गिर गई नीचे। लेकिन जब वापस उठने का टाइम आया, रिकवरी का फेज आया, तो प्राइमरी सेक्टर मान लो कि ये रह गया, ये, और जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ये आ गया, ऊपर उठ गया, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो यहाँ रह गया। यानी कि इधर तो सारे सेक्टर एक साथ ग्रो कर रहे थे और सही लेवल पे ग्रो कर रहे थे, लेकिन जब रिकवरी हुई, तो रिकवरी के बाद क्या हुआ कि एक सेक्टर तो बहुत अच्छे से ग्रो करके वापस अपने उसी लेवल पे आ गया जो पहले था रिसेशन से पहले, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि उसी लेवल पे वापस नहीं आ पाए। तो इसी की डिबेट चल रही है अभी कि क्या हमारी रिकवरी ऐसी वाली है कि रिकवरी ऐसी वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि पहले जैसी, नंबर वन जैसी रिकवरी हो रही है कि नंबर टू जैसी? सर नंबर 2। नंबर टू जैसे। सर नंबर 2 जैसी। नंबर टू जैसी, है ना? अब फिर जब बच्चे बच्चे एग्जाम्पल, मतलब बच्चे बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, तो फिर ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? इनमें क्यों फिर बहस हो रही है? ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी सेक्टर जब भी जीडीपी बढ़ती है, इवन जो मैंने ये सिंपल फॉर्म में बता दिया है, ये वाला ये वाला फेज जब भी ग्रो कर रहा होता है, तो जीडीपी कभी भी सारे सेक्टरों को बराबर ग्रो नहीं कर रही होती है। कुछ सेक्टर बढ़ रहे होते हैं, कुछ सेक्टर घट रहे होते हैं, कुछ सेक्टर बढ़ रहे होते हैं, कुछ सेक्टरों की ग्रोथ अलग अलग होती है। फिर जब गिरती है तो सब एक साथ ही गिरते हैं। हो सकता है कि उसमें कोई थोड़ा स्लो गिरे, कोई होता है कि एकदम झटके से गिर जाए, और फिर जब जीडीपी उठती है
तो फिर कुछ वो अच्छे से उठेगी, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से। तो जो ये हम ये सिंपल फॉर्म में डायग्राम देख रहे हैं ऐसे, वो ऐसे ना होकर के इस तरीके की होती है। तो कंफ्यूजन ये है कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि अभी अलग अलग रेट्स में ग्रो कर रही है सेक्टर्स, तो वो तो पहले भी हो रहा था ना। तो फिर क्या डिफरेंस है? तो ये कोई नेचर में कोई नया चीज थोड़ा ना आ गई। ये तो पहले भी कोई सेक्टर, अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी ग्रोथ रेट 3 to 4% शुरू से रही है कि 3 से 4% एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट लमसम वही मान के चलो 6 से 7%, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ये भी वही रहती है 3 4 5 के आसपास क्वार्टरली एस्टिमेट के हिसाब से, मतलब साल भर में अलग अलग मंथ्स में अलग अलग रेट होती है। फिर सर्विस सेक्टर तो भाई उसका कुछ अलग है, कोई कोई सेक्टर है 12% से ग्रो कर रहा है, कोई 6% से। तो सेक्टर्स तो कभी भी एक ही रेट से तो कभी ग्रो नहीं करते। कभी होता है किसी महीने में कि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो किसी महीने में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। तो ये वाला वेरिएशन तो शुरू से ही था, तो अब भी वही है। तो इसमें डिफरेंस ही क्या है? तो हमें तो वी मानना चाहिए। ये वाली डिबेट चल रही है। समझ पाए सबके सब? यस यस नो? सर। Yes, sir. यस सर। गुड। ठीक है, ये कंसेप्ट खत्म। वी शेप्ड के शेप्ड इसको इसलिए बताया बिकॉज ये न्यूज में है, और इसके कोई बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ जाए। और इवन मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 21 में या 22 में क्वेश्चन आया था कि इज इंडिया गोइंग थ्रू वी शेप रिकवरी और के शेप रिकवरी, कुछ ऐसा ही GS3 में क्वेश्चन आया था। देखना PYQ जा करके। अल्टीमेटली अगर आज आपसे कोई पूछे कि भाई क्या होती है के शेप रिकवरी, तो बता पाओगे? यस Yes, सर। sir. सर बता देंगे। बताओ बेटा जरा एक बार हमें समझाना। सर आपको। बत, हाँ हाँ, हमें क्या समझाना, बस सर नॉर्मल आपको डेफिनेशन कैसे। बता दो कि के शेप्ड रिकवरी कैसी दिखती, कैसी है, क्या होता है उसमें, बस इतना बता दो। सर ऐसी होती है जैसे कि सर जैसे कोई बिजनेस साइकिल पीक ले लेते हैं हम। तो हाँ। उसमें एक साथ मतलब पहले अच्छे से मतलब अच्छी जीडीपी जा रही है, उसकी अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, फिर एकदम से उसकी जीडीपी नीचे आ जाती है। और उसके जो हम्म कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट्स हैं, जैसे भी नीचे आ हम्म गई। अभी इसमें एकदम से कुछ उसके जो कुछ और पार्ट्स है उनमें मतलब उनकी जीडीपी हाई हो रही है, और कुछ की जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे ये अभी आपने बनाया। तो इसे हम हाँ केसिव रिकवरी देखो, बोलेंगे। हाँ ऐसा नहीं बोलना है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ धीमी हो रही है और इसकी ग्रोथ तेज हो और रही है। इसकी, कि हाँ, कोई इसकी चीज ज्यादा होगी। है ना, बस ये चीज है। और ये बिजनेस का एग्जांपल नहीं देना, इकोनॉमी का एग्जांपल देना, बिकॉज बिजनेस तो एक ही होता है ना। या तो सेक्टर बोलो। हाँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर वर्सेस बात कर दी जाए सर्विस, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सर्विस बढ़े, फिर गिरे, फिर उसमें एग्रीकल्चर जो है, सॉरी, फिर सर्विस सेक्टर जो है वो जल्दी रिकवर करे क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा धीरे रिकवर कर रहा है। तो ये क्या है, के की फॉर्म बन गई ना, बस। हाँ। ठीक है, ये चीज मैगजीन्स में आएंगी तब आप अपने आप से कंफर्म कर लेना और इसे चेक कर लेना।